तो आज हम लोग बात करेंगे लाइंस ऑफ रिग्रेशन क्या होती है। इस पे बातचीत होगी। तो इसके लिए एक चीज आनी चाहिए। वो शायद आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। वो स्टैटिस्टिक्स में भी था और न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी, बीएससी फाइनल में। और उसको कहते हैं लीस्ट स्क्वायर, बेस्ट फिट टू लीस्ट स्क्वायर, बेस्ट फिट टू लीस्ट स्क्वायर्स, ऐसा पढ़ा है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, इसका कंसेप्ट। सपोज आपने कोई डेटा लिया और उन पॉइंट्स को ग्राफ में दिखाया और वो सब ऐसे आ रहे हैं, इस टाइप से मान लेते हैं। ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि इनसे होते हुए कौन सा कर्व पास हो कि उस कर्व और इनके इन पॉइंट्स के बीच का जो डेविएशन है उसका स्क्वायर करे तो मिनिमम आए। मेरी बात समझ रहे हैं? सपोज ये लाइन आ गई, मैंने ये लाइन दिखाई थी, इनसे गुजरते हुए लाइन पास हो रही है। तो लाइन की इक्वेशन और जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट्स है, बाकी जो लाइन पर हैं ठीक है, कुछ लाइन से बाहर भी हैं, इनका जो डिफरेंस है, ठीक है ना। जैसे पॉइंट है वाई आई माइनस ए माइनस बी एट्स या बी एट्स आई। तो एट्स आई वाई आई एक्स वन होगा तो वाई वन पॉइंट, एक्स टू वाई टू, ऐसे तरह। और ये डेविएशन का स्क्वायर जो है, इसको जोड़ लीजिए हर पॉइंट। इसको मान लेते हैं सपोज एस। तो एस जिस समय मिनिमम आएगा, इसका मतलब वो वाला कर्व सबसे बेहतरीन फिटिंग वाला कर्व। इनसे गुजरते हुए जो सबसे अच्छा कर्व है वो है जब कर्व और जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं उनका डेविएशन का स्क्वायर मिनिमम हो। मैं समझा पाया? यस सर। अगर आप सोचें कि इन पॉइंट से होते हुए ये वाला कर्व सही है, तो डेविएशन आपको नहीं लगता थोड़ा ज्यादा आ जाएगा? मतलब कौन सा ग्राफ है जो इन पॉइंट्स को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है, हमें ये देखना है। तो उसके लिए ये वाला तरीका अपनाया जाता था, तो ये वाला तरीका मैं यहां भी आजमाऊंगा। तो बेस्ट फिट टू लीस्ट स्क्वायर का मतलब समझ में आया ज्योति? यस सर। कि जो आपको पॉइंट्स किसी ग्राफ में दिए गए हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने वाला सबसे अच्छा कर्व कौन सा है। तो फिर सवाल उठेगा कि सबसे अच्छा कर्व से आपका क्या मतलब है। तो वो जो कर्व है, जैसे मैंने यहाँ लाइन दिखाई तो ए माइनस बी एक्स ले लिया क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन होती है ना। अरे भाई वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का सोच लो, तो सी या ए बी, वो एम और सी तो कांस्टेंट है, एक तरफ ले आओ। वाई माइनस या ए प्लस बी एच लिखते तो आपको क्या आता? ए माइनस बी एच से आया था ना। अब अगर पॉइंट लाइन पर है तब तो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, जीरो आ जाएगा। लेकिन जो पॉइंट लाइन पर नहीं है तो तब ये जीरो नहीं आएगा ना, ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ये डेविएशन कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा। तो आप इनका स्क्वायर करके जोड़ लें, और जितना कम आएगा, ये मिनिमम जिस समय होगा उस समय वो कहेंगे कि ये वाला सबसे बेहतर कर्व था इनसे पास होने वाला। अब तो शायद समझ में आ गया होगा बच्चों। यस सर। हाँ, तो ऐसी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। मैं समझा पाया अभी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं? लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या है अगर कोई पूछे तो मैं ऐसे लिखा देता हूँ। अ स्ट्रेट लाइन विच इज द
यही जो हेडिंग डाल रखा राइट साइड में, बेस्ट फिट इन द लीस्ट स्क्वायर्स, बेस्ट फिट इन द लीस्ट स्क्वायर्स। लीस्ट स्क्वायर ये सेंस हुआ ना, तो हम सेंस में डाल देते हैं इसको, इन सेंस, सेंस टू अ डिस्ट्रीब्यूशन, टू अ distribution, what would you, is called the line of regression, the line of regression। हम लोग यहाँ पर दो तरह की लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालेंगे, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक वाई एक्सिस के पैरेलल। तो हमने उनको नाम भी दिए हुए हैं। हम दो ही पढ़ेंगे यहाँ पर, हम इन जनरल नहीं पढ़ रहे। वी कंसिडर टू टाइप्स ऑफ लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, ऑफ लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। दो टाइप की पढ़ेंगे। पहला, if the straight line, if the straight line हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर, स्ट्रेट लाइन हम इसो सूजन ऐसे लिख लेते हैं फिर, that the sum of squares, जो हमने राइट साइड बनाया भी था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, ऑफ डेविएशंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज मिनिमम, तो फिर इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, line of regression, the line of regression of x on y। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना, ये आपके काम आएगा। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई का मतलब कौन सी लाइन निकालनी होती है, जिसमें डेविएशंस किसके पैरेलल निकाले जाएं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, वो मिनिमम होने चाहिए जिस समय। अगर मैं इसी में एक्स वाई इंटरचेंज कर दूं तो दूसरा बना लेंगे आप लोग, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स क्या हो जाएगा फिर। Parallel to y-axis is minimum. हम्म, तो मेरे ख्याल से दूसरा पॉइंट लिखाना नहीं चाहिए मुझे, वो आप लोगों को खुद लिख लेना चाहिए। उसके बाद इतनी जगह छोड़ के नीचे एक पॉइंट लिख दो, द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, मतलब पहला वाला, gives the best estimate, gives the best estimate of x for any given value of y, for any given value of y। आपको मिलता क्या है कोई पूछे तो ये मतलब होगा।
तो अगर समय मिलता है बच्चों, अभी नहीं तो बाद में भी, तो 8 चैप्टर स्टेट की किताबों में मिलता है क्लोरोफिटिक। उसमें यही सब डिटेल होती है। लाइन, हम तो लाइन पे ही फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारा लाइंस ऑफ रिग्रेशन है। लाइन की जो वहाँ दो तरह के कर्व आपको पढ़ाए जाते हैं, या तो लाइन या फिर पैराबोला, एट्स स्क्वायर। जी, किसी डेटा दो कर्व भी अगर आप समझ जाएंगे ना, तो कर्व फिटिंग यूजफुल चैप्टर है, पढ़ लेना चाहिए। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई आपको क्या देता है? तो मैं फिर कह रहा हूँ, द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्स और एनी गिवन वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे बेहतर एक्स किससे निकलेगा? इससे। जब आप लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालेंगे, तो एक लाइन ऐसी ही और आनी चाहिए फिर, वो भी मैं ना लिखूं और सब एक्स वाई इंटरचेंज करेंगे, तो जो सेकंड पॉइंट था ऊपर मैंने नहीं लिखा है, उसके लिए भी आएगा ना एक लाइन। लिख लेंगे आप लोग? Yes, sir. चलो ठीक है बच्चों, ये तो हुआ कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि एक्स ऑन वाई निकालना है, तो इसका मतलब क्या है और इससे क्या निकलेगा, ये दो चीजें हमें समझ में आई। अब हम मैथमेटिकली लाइन निकालेंगे ताकि हम क्वेश्चंस कर सकें एग्जाम। चलिए ठीक है, तो अब डेरिवेशन हेडिंग डाल दीजिए। तो कोई एक सिंपल डेरिवेशन करते हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारी आदत पड़ी है, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। लेट y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये y ऑन एक्स हो गया फिर, लेकिन विद ए क्वेश्चन टू द लाइन ऑफ रिग्रेशन, टू द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन एक्स, y ऑन एक्स। तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू मिलेंगी। ऐसे मान लेते हैं, लेट फॉर x इक्वल टू एक्स आई पीरियड y इक्वल टू वाई आई। एक्सपेक्टेड वैल्यू हुई, क्योंकि डेटा होगा हमारे पास रॉ डेटा, हम उससे फिट कर रहे होंगे कर्व को। तो ये वो पॉइंट जरूरी नहीं है जो इक्वेशन में हो सेटिस्फाई करे। तो सपोज जो s होगा कर्व फिटिंग वाले मेथड से, वो मिनिमम डेविएशन होना चाहिए। तो वाई आई माइनस ए माइनस बी एच आई का होल स्क्वायर। और हम मान रहे हैं फाइनाइट ही होगा, 1 to n कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लेंगे। ये ऐसे। अब इसको मिनिमाइज करना है। हमको ए और बी ऐसे चुनने हैं कि ये एस मिनिमम हो। ये ध्यान दीजिएगा कि हमको किसको मिनिमम चुनना है। हम कैसे लिखेंगे? वी हैव टू चूज ए एंड बी सच दैट एस शुड बी मिनिमम। तो जिसको मिनि जैसे वहां कैलकुलस में एक्स वाई चुनते थे, यहाँ उल्टा है, ए और बी। तो इसका मतलब हुआ कि डेल एस अपॉन डेल ए भी जीरो होना चाहिए, और डेल एस अपॉन डेल बी भी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखिए प्लीज, दिस इंप्लाइज डेल एस अपॉन डेल ए कितना हुआ? ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले 2 टाइम्स समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एट से आई फ्रॉम 1 to n, पहले ऐसा आएगा। अब ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 0 -1 -0।
दिस इक्वल टू 0। क्या मैं समझा पाया इस? यस सर। एंड डेल एस अपॉन डेल बी करेंगे तो 2 टाइम्स समेशन आई फ्रॉम 1 to n। पहले तो 2 टाइम्स ही आ जाएगा, तो वाई आई माइनस ए माइनस बी एच आई। और अब बी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 0 - 0 माइनस एच आई। ये दोनों इक्वेशन आएंगे। चलो समेशन से बाहर, ये तो देखो माइनस आएगा, -1 बाहर ले लिया तो -2 0 की तरफ। तो केवल अंदर वाला बचा, वाई आई माइनस ए माइनस बी एच आई फ्रॉम 1 to n, दिस इक्वल टू 0। एंड राइट साइड में देखना, -2 बाहर आके 0, आई फ्रॉम 1 to n, लेकिन एच आई तो अंदर ही रहेगा। तो वाई आई माइनस ए माइनस बी एच आई इंटू एच आई इक्वल टू 0। इसको अगर आप खोलेंगे तो पहला वाला आएगा समेशन वाई आई। इसको ध्यान से देखना, माइनस ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ गया, समेशन 1 to n का मतलब n बार जोड़ना एन ए माइनस बी समेशन एच आई इक्वल टू 0। एंड समेशन एच आई वाई आई माइनस ए समेशन एच आई माइनस बी समेशन एच आई स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा इस लाइन को ध्यान से देखो तो मैं समझा पाया सारे स्टेप? स्पेशली ये समझ में आया या एन ए जैसे आया? यस सर। ए ए को एन बार जोड़ दिया ना, सिग्मा ए ही रहेगा एन बार, तो एन ए आ गया। अब आप अगर एन से डिवाइड कर दें, जो कि एन टर्म है, डिवाइडिंग बाई एन एंड ऑब्जर्विंग, आप लोग जानते हैं ना कि सिग्मा एच आई अपॉन एन को एक्स बार लिख सकते हैं, ऐसे सिग्मा वाई आई अपॉन एन को वाई बार ऐसा लिखा जा सकता है। Yes, sir. तो फिर पहली इक्वेशन क्या बनेगी? Sir, y bar minus NA वाई minus बार माइनस B x bar. एन तो डिवाइड करोगे तो बेटा हट जाएगा ना, हाँ सर A. वाई बार माइनस या वाई बार इक्वल टू ए एक्स बार कर सकता हूँ उसको। नहीं, ए प्लस बी एक्स बार ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. अह, इसको अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता सबसे ऊपर, बाद में भले इसको 2 ले लेते, क्योंकि इस 2 का भी कोई खास यूज नहीं था, तो अभी ये 3 हो जाता है, ऐसा कर लीजिए। तो फिर फ्रॉम 1 and 3 वाई माइनस वाई बार क्या आ जाता है, ए हट जाता, पी टाइम एक्स माइनस एक्स बार, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक ठीक है? यहीं पर हो जाएगा, अब डेरिवेशन छोटा सा है। तो आपके पास इक्वेशन 4 आ गई, 4 तक कोई दिक्कत आ रही है कहीं? No, sir. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? आर एक्स वाई अगर आप निकालना चाहें तो आर एक्स वाई हो जाएगा 1/n। कई सारे फॉर्मेट थे, वन सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार, इसको एक्सपेक्टेशन में कहा होगा हमने,
अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ऐसा भी पढ़ा होगा आपने। मैंने आपको कई फॉर्मेट बता दिए थे। तो Yes, sir. यहां से 1/n सिग्मा एक्स आई वाई आई क्या लिख सकते हैं हम? आर एक्स वाई को अगर खाली आर लिखूं जगह बचाने के लिए, तो आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस क्या लिखूं और? So x bar, y bar. वाई बार। तो बेटा ये सेकंड इक्वेशन छूटी हुई थी ना पीछे, ये वाली, जिसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसको भी कुछ मान लो और एन से डिवाइड कर लो। एन से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो क्या मिलेगा? डिवाइडिंग दिस बाय एन। हेलो? अरे भाई इसको एन से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? सिग्मा एक्स आई वाई आई अपॉन एन, उसकी जो लिख सकते हैं आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस एक्स बार वाई बार माइनस ए एक्स बार माइनस बी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हो? Yes, sir. हम्म। अगर मैं इक्वेशन 3 का यूज कर लूंगा, वाई बार जहां पर है कहीं आ रहा है, वाई बार की जो ए एक्स बार रख सकते हैं इसमें, तो आप इसमें रख लीजिएगा प्लीज। इसमें जहां पर वाई बार आ रहा है वो वैल्यू यहां रख दीजिएगा, बस हो गया। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, यही निकालना था। इतना आ जाएगा। इतना कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे। मैं नए पेज में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, डेटा फिर पुराना उठाना पड़ता है, इतने से हो ही जाना है। आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये मिल रहा है, वाई बार वैल्यू रख दीजिए ना, बस हो गया। आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू मिल जाएगा बी टाइम्स 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, आपको सॉल्व करके जो मिलना है माइनस एक्स बार स्क्वायर बी टाइम्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? बी टाइम ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हुआ या नहीं देखिए तो, बस। तो बी आपको मिल जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन 3 को सबसे नीचे वाले में रखेंगे, मतलब वाई बार की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो ये बी का कोफिशिएंट जो है आपका, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, बस हो गया। तो बी निकाल के इक्वेशन 4 में रख दीजिए, आंसर आ गया। क्या आ गया? वाई माइनस वाई बार इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार, ये आंसर। ये क्या निकाला हमने? हम सबसे पहले क्या लिख रहे थे? ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालना होगा, तो क्या करेंगे? वाई माइनस वाई बार इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स बार। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सब?
Yes, sir. मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए हमने क्या किया, एस ले लिया, वाई आई जो इक्वेशन 2 है वो तो समझ में आ रहा होगा। एस मिनिमम होने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो किया, भाई इतना ही चाहिए, सेकंड तक भी नहीं गया। वहां से दो इक्वेशन बनी, उसमें एन से डिवाइड किया, उनको सॉल्व कर लिया बस। उनको सॉल्व करने से जो सबसे नीचे लिखा हुआ है बी की वैल्यू मिल गई। और इक्वेशन 4 में ए आया ही नहीं, ए हट गया, तो बी को ए में रख, 4 में रख दो, आंसर आ गया। तो कभी भी अगर लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए, आप ध्यान से समझो। आपको एक्स और वाई वाले जो टेबल है उनका मीन चाहिए, एक्स बार वाई बार, आर चाहिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिग्मा एक्स चाहिए और सिग्मा वाई चाहिए। तो मेन सीखना ही इतना होता है उसमें, कोई ज्यादा वो है नहीं। अब अगर अगर आप ठीक उल्टा सोचे दूसरा वाला, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं अब इसको। हेलो, अगर मैंने ये कहा होता लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ये होता तो क्या निकालते, क्या लिखते, ठीक उल्टा कर Sir, लो। x minus x bar. एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू आर टाइम्स एक्स वाई, इंटरचेंज होगा तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई, ये आपके पास हो जाएगा। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, ये इनको जो कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं अगले लाइन अगले पेज में बताऊंगा। अब काफी इसमें मिक्सअप हो गया है। यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक हो गया, तो दो Yes. डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, तो नोट करके आप लिख सकते हैं, द कांस्टेंट लाइन का स्लोप की तरह है, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स था, तो इसको कहते हैं, इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट, कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट of y on x and denoted ये by b y x। तो अब आप b y x अगर कहीं पर कहेंगे, ये अंडरलाइन कर लेना, रिग्रेशन कौन सी लैंग्वेज में मिलेगा, तो ये होगा r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। तो फिर सिमिलरली दूसरा अगर निकालना हो, बी एक्स वाई हो तो क्या करेंगे, r सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। बेटा ये दरवाजा बंद कर देना, इस तरह से लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? Yes, sir. तो नोट करके, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो Sir, r square. आर स्क्वायर, ठीक हो गया। ये कई बार इससे भी चीजें कैलकुलेट हो जाती हैं। इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं, देखो, एक तो ये निकलेगा कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर ऑफ सेम साइन
क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर क्या है भाई? रियल नंबर है। रियल नंबर का स्क्वायर कैसा होता है बच्चों? कोई भी रियल नंबर लो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव लो, स्क्वायर कैसा होगा? सर ग्रेटर इक्वल टू 0। हम्म। तो फिर अगर राइट साइड हमेशा पॉजिटिव है, तो ये तभी आ रही होगी जब लेफ्ट के दोनों सेम साइन के होंगे। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ये क्लियर हुआ? यस सर। तो हमने ये सीखा कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं वो दोनों, जब जब भी कैलकुलेट होंगे, या तो दोनों नेगेटिव लिए जाएंगे या दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे। दूसरी बात, इससे एक कंक्लूजन तो ये निकला। एक चीज बताओ ना, आप लोगों ने एपीजीपी पढ़ी होंगी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अगर तीन नंबर है एबीसी, इफ एबीसी आर इन जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो जितना बी अपॉन ए होगा उतना ही सी अपॉन बी होगा ना? यस सर। तो यहां से ए सी इक्वल टू क्या आ जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा नहीं? Yes, sir. तो आप डायरेक्ट सोचो, एबीसी जीपी में है तो पहले तीसरे का प्रोडक्ट बी के बराबर आता है, और उल्टा भी सही है, इफ एंड ओनली। तो यहां भी इससे क्या समझ में आया? क्या ये जीपी में है? ऐसा ही निकाल सकते नहीं? आर इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। जैसे बी ज्योमेट्रिकल मीन है ए और सी का, क्योंकि बी स्क्वायर ए सी हो रहा है, ऐसा बोल सकता हूं? यस सर। ठीक हो गया। तो हमने छोटे छोटे पॉइंट्स कुछ सीखे। पहले तो रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं ये सीखे, और फिर बी एक्स वाई रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है दोनों, उनका ज्योमेट्रिकल मीन कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है। आर का मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट था। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो देखो बच्चों, आपस में चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। अच्छा यार, एक चीज और निकाली जा सकती है यहीं से। ये आर की वैल्यू कहाँ होती थी याद है? -1 से +1 के बीच। तो आप लिख सकते हो मॉड ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 1। तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है? तो आपके पास है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा या नहीं प्रोडक्ट? Yes, sir. तो बच्चों, अगर इनमें से कोई एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा होगा तो दूसरा 1 से छोटा होगा, ताकि मल्टीप्लाई करके 1 से छोटा ही आए। जैसे कभी बी एक्स वाई मान लो, बी एक्स वाई को आपने 2 ले लिया, तो फिर बी वाई एक्स लेस देन 1/2 होगा या नहीं? ताकि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 1 रहे। अरे इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कोफिशिएंट, अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, अगला पॉइंट डाल दीजिएगा जो भी होगा। मैंने तो कई पॉइंट बता दिए। इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो फिर आर क्या होगा? 0। आर 0 होगा तो रख यहाँ पर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी 0 होंगे। ऊपर फॉर्मूलों में रख लेना, समझ में आ जाएगा। मतलब
अगर R 0 होगा तो रिग्रेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 है, तो रिग्रेशन भी 0 ही आएंगे फिर अब। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो ठीक है बच्चों, अभी इतना ही करते हैं इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे इसकी।